कक्षा 10वीं विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को जैविक प्रक्रियाएं, पोषण, परिवहन, श्वसन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या चीज है। सबसे पहले हम पोषण पे ही चलते हैं, प्रश्नों से ही शुरू करता हूं इसकी कहानी। तो पहला है पोषण का अर्थ वास्तव में क्या होता है। तो पहले पोषण उन जैविक क्रियाओं को, ये जैविक क्रियाएं होती हैं का संयोजन है जिनके द्वारा प्राणी अपनी क्रियाशीलता बनाए रखने, अंगों की वृद्धि एवं पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। मतलब जो भी वस्तुएं मिलती है उसको खा पी करके और जैविक क्रियाओं में जो उपयोग करता है उसी को हम पोषण बोलते हैं। चलते हैं अगले उसमें। ये अगला प्रश्न है, छोटी आंत में भोजन का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं। तो छोटी आंत में उत्तर है इसका, छोटी आंत में जो है दीवारों में क्या होता है, उंगली नुमा, यानी उंगली नुमा जो है रचनाएं होती हैं इसके अंदर, जो जिसे हम कहते हैं विलाई या माइक्रो विलाई कहते हैं, और इसी के द्वारा जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो ये याद रखना है इसके नाम, माइक्रो विलाई और विलाई। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, उन अंगों के नाम बताने हैं। तो ये अंग है, पहला है मुख अथवा मुख गुहा कहते हैं, नंबर 2 है ग्रासनी, नंबर 3 है ग्रास नली, नंबर 4 है अमाशय, नंबर 5 है छोटिया, नंबर छोटी आंत में आता है ग्रहणी, नंबर 2 ईलियम, और छठे नंबर पे बड़ी आंत है, इसमें सीकम आता है और कोलन आता है और इसका मलाशय आता है। तो ये सारे पाचन तंत्र के अंगों के नाम हैं जो हमें आगे चित्र में दर्शाए जाएंगे और बताए जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाई जाने वाली पाचक ग्रंथियों के नाम लिखो। चलो ग्रंथियां भी देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या है। मनुष्य में 2 प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। पहला नंबर एक आंतरिक पाचक ग्रंथि, जिसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है, ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं। नंबर 2 है पाचक ग्रंथियां, इसमें क्या होती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, यकृत होती है और अग्नाशय होता है। अब है किण्वन क्या होता है, फर्मेंटेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। होता क्या है, ये जो है किण्वन अनाक्सीय श्वसन की वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, एंजाइम की सहायता से होता है, जिससे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी एंजाइम के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, यानी पदार्थ जो है विघटित होते हैं, विघटित होकर के छोटे छोटे अवयवों में टूट जाते हैं, इसी को हम किण्वन कहते हैं। अगला है, एक कोशिकीय जंतु में श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है। एक कोशिकी जिसमें एक ही कोशिका हो, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। इनमें जो है वास्तव में क्या होता है, कोशिका झिल्ली होती है जिसमें परासरण की विधि से श्वसन क्रिया होती है, परासरण के द्वारा श्वसन क्रिया होती है। अब देखते हैं परासरण क्या होता है वास्तव में। परासरण, जब पदार्थ के अणु एक अर्धपारगम्य झिल्ली से, ध्यान रखना इसका नाम याद रखना, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये चर्म पत्र भी बोलते हैं, के सापेक्ष कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं, तब इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, जबकि जनरल होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, लेकिन इसमें उल्टा होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो विलायक होता है वो चलने लगता है। इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। इसी से मिलता जुलता शब्द है विसरण क्या होता है। ये प्रश्न है आपका, विसरण। विसरण वह क्रिया होती है जिसमें पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, विसरण कहलाता है। ठीक परासरण का उल्टा होता है इसके अंदर, तो ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं आगे, नंबर अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन के 2 कार्य। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, ये जो है रुधिर का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, जो लाल रंग प्रदान होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। नंबर 2, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ये 2 चीजों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। अब रुधिर क्या होता है, ब्लड क्या होता है, उसको जानना चालू करते हैं। तो रुधिर जो है एक लाल रंग का तरल ऊतक, संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, और यह हमारे शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इसी की सहायता से होता है। ब्लड की कहीं चोट लग जाता है तो कोई मेडिसिन वगैरह लेके जानी है तो ब्लड के द्वारा ही लेके चलते हैं। अब आरएच फैक्टर आता है, ब्लड के अंदर ही पूछा जाता है ये क्या होता है। ये वास्तव में रिसस बंदर के अंदर पाया गया था। तो आरएच
कारक रक्त में पाए जाते हैं। रिसर्च बंदर में इस कारक को खोजा गया था और इसी कारक के कारण इसे RH कारक कहा जाता है। रिसर्च में RH से शुरू होता है। जिस मनुष्य में ये कारक पाए जाते हैं उसे RH प्लस कहते हैं तथा जिस रक्त में यह कारक अनुपस्थित होते हैं उसे RH माइनस कहते हैं। इस तरीके से पहचान की जाती है। अगला है रुधिर क्या है और कैसे काम करता है ये बताना है। रुधिर क्या है और रुधिर कणिकाओं के नाम बताने और कार्य लिखने। तो सबसे पहले इसका उत्तर लिखना चाहते हैं। रुधिर में क्या होता है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। पहले बताया था संयोजी ऊतक है। जो मानव शरीर में जो वयस्क है उसके पास 5.5 लीटर रुधिर पाया जाता है और इसके जो घटक हैं, पहला है रुधिर कणिकाएं और नंबर 2 है प्लाज्मा रुधिर कणिकाएं। तो पहले लेते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। मनुष्य में लाल रंग रुधिर कणिकाएं केंद्र विहीन होती हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है। ये लाल रंग की होती हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है, मतलब इसको ले जाने का काम करता है। अब इसमें दूसरा नंबर आता है श्वेत रुधिर वाली कणिकाएं, यानी सफेद रंग की होती है, WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। ये ल्यूकोसाइट बोला जाता है। ये बड़ी केंद्रयुक्त रंगहीन कणिकाएं हैं। ये हानिकारक जीवाणुओं एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट करने का काम करती है। नंबर 3 है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो चलते हैं, रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इसे। ये बड़ी कणिकाएं हैं जो लाल अस्थिमज्जा में पाई जाती हैं। ये गोल रंगहीन केंद्रक विहीन रुधिर कणिकाएं हैं। रुधिर का थक्का जमना जो है उसमें ये सहायता करते हैं। रुधिर के थक्के जमने में प्लेटलेट्स सहायता करती हैं। कहीं चोट लग जाती है तो थक्का लग करके वो सही करती हैं। चलिए आगे देखते हैं रुधिर का थक्का किस प्रकार जमता है। देखते हैं जरा, इसको समझना भी बहुत जरूरी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुधिर का थक्का कैसे जमता है? तो इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। सबसे पहले नंबर 1, रुधिर का थक्का निम्न प्रकार से बनाया जाता है। देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण, यानी चोट लगने या कटने पर क्या होता है, रुधिर प्लेट्स वायु के संपर्क में आकर के थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ मुक्त करते हैं। नंबर 2, थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। इसके अंदर थ्रोम्बिन का निर्माण होता है। जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के क्या बनाती है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब आता है फाइब्रिन नंबर 3 पे, फाइब्रिन तथा फाइब्रिन तंतुओं का निर्माण। तो थ्रोम्बिन रुधिर के प्रोटीन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देती हैं और यह फाइब्रिन रुधिर कणिकाएं से मिलकर के क्या करता है, रुधिर का थक्का बना देता है। तो इस तरह से हम थक्का जमने यानी कि जमने की घटना को हम समझा सकते हैं। अब क्या होता है रुधिर के थक्के बनने में, जमने में? देखो होता है, पहले रुधिर प्लेटलेट्स है वायु के संपर्क में आती है और थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती हैं। अब ये प्रोथ्रोम्बिन यानी निष्क्रिय होती हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन से कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के थ्रोम्बिन मिलते हैं जो कि सक्रिय हो जाता है। अब थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन मिल जाकर के फाइब्रिन बना लेते हैं। ये अघुलनशील प्रोटीन होते हैं और ये अघुलनशील प्रोटीन होते हैं। ये घुलनशील होते हैं, ये अघुलनशील होते हैं। अब फाइब्रिन प्लस रुधिर कणिकाएं मिलकर के रुधिर का थक्का बना देते हैं। इस तरह से ये थक्का बनता है। ये समीकरण के द्वारा ही आपको समझाना है। मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में ले चलने पड़ करके ये क्वेश्चन है। मनुष्य में पाचन तंत्र से संबंधित जानकारी को नामांकित चित्र से ही संक्षिप्त में समझाना है। देखिए इस तरह का प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा था। नामांकित चित्र तो बहुत ज्यादा इसमें से पूछा जाएगा, पक्का ही एक तो आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले इसका उत्तर देते हैं। मनुष्य का पाचन तंत्र भी जंतुओं के समान 2 भागों में बटा होता है। पहला आहार नाल होता है और दूसरा पाचक ग्रंथियों से बना होता है। नंबर 1 में एक ले रहे हैं आहार नाल। आहार नाल में क्या होता है, मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में मुख तथा गुदाद्वार के बीच एक नली पाई जाती है जिसे आहार नली कहते हैं। यह लगभग 8.12 मीटर लंबी होती है। इसके कई भाग से बने होते हैं। नंबर 2, मुख व मुख गुहा क्या होता है, मुख 2 जबड़ों के मध्य एक दरार के रूप में कार्य करता है। मुख गुहा में खुलता है जो क्रमशः ऊपरी होठ एवं निचला होठ से घिरा होता है और मुख गुहा में विभिन्न भाग जो है निम्न प्रकार है। नंबर 1 तालु है,
पहले नंबर पे तालु हो गया, नंबर 2 पे मुख गुहा तथा श्वसन के मार्ग में बीच में ये तालु पाया जाता है। इस प्रकार तालु द्वारा मुख गुहा की छत का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर ब है जिह्वा, टंग जिसको बोलते हैं। जिह्वा एक मोटी मसल एवं लचीली संरचना होती है जिस पर स्वादांकुर होते हैं, यानी स्वाद का उससे पता चलता है। नंबर स जो है दांत है। दांत में क्या क्या होता है? मनुष्य में दांत विषम दंती और गर्त दंती तथा द्विबार दंती होते हैं जो कि मसूड़ों पर जबड़ों की अस्थि से बने गड्ढों में स्थित होते हैं। नंबर 3 है ग्रासनी, पायरेक्ट बोलते हैं। इसमें मुख गुहा आगे की ओर फनल के आकार में गुहा खुलती है जिससे ग्रसनी कहते हैं। ध्यान रखना, इसे ग्रसनी कहते हैं। यह लगभग कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। नंबर 4 है ग्रसनी। क्या होती है ग्रसनी? ग्रासनली लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। यह ग्रासनी को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती हैं। इनकी दीवारों में श्लेष्मा की उपस्थिति से भोजन आसानी से अमाशय तक पहुंचकर सरक कर पहुंच जाता है। इस प्रकार से ये अपना काम करते हैं। अब ये मनुष्य का पाचन तंत्र यहाँ दिखाया गया। मनुष्य में जैविक प्रक्रियाओं को समझाने के लिए ये मुंह हो गया आपका। मुंह के बाद जो है ग्रासिका होती है, नली होती है लंबा। इसके बाद एक डायफ्राम होता है जिससे सांस ले जाता है। ये यकृत है जो अवशिष्ट पदार्थों को, यानी कि जो खराब हो जाते हैं उनको यकृत में अलग करने के कारण। ये पित्ताशय है, यहाँ से जो है कुछ लाभदायक केमिकल्स मिलते हैं। ये अमाशय है जहां पर इसका पाचन होता है। ये अग्नाशय है जहां से कुछ हीट मिलती है जिससे कि जीवाणु वगैरह मर सके। ये बनिया आते हैं जिसमें इसका शोषण किया जाता है। और ये मलद्वार है जहां से ये जो वेस्ट पदार्थ है उसको निकाल देती है। ये छोटी आंत है जो बड़ी मुड़ी दिखाई दे रही है और यहीं पर अपेंडिक्स भी होता है। तो ये चित्र आप लोग बनाएंगे, चित्र बना करके इसका वर्णन करेंगे। चित्र का वर्णन बहुत जरूरी है। चलिए पोषण के विभिन्न प्रक्रम को संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं। क्या है हमारे पास? नंबर 1 है, ये प्रश्न है, पोषण के संक्षिप्त प्रक्रम को संक्षिप्त में लिखिए। तो पहला चलते हैं, प्राणी समभोजी पोषण प्रक्रिया के प्रमुख पद हैं। कौन कौन से पद होते हैं देखते हैं। इन प्राणियों में पोषण प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया मानी जाती है जो कि निम्न चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण वह क्रिया है जिसके द्वारा भोज्य पदार्थों को जीव शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं और इस क्रिया में मुख्य जीव दांत तथा स्पर्शक उत्पाद इत्यादि सहायता करते हैं। नंबर 2 में पाचन है। कैसे होता है ये? जीव भोज्य पदार्थों को जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसी रूप में उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जटिल खाद्य पदार्थ को सरल कार्बनिक यौगिक पदार्थों में विभिन्न एंजाइमों की सहायता से अपघटित कर देते हैं और सरल तथा उपयोगी पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। इस कार्य में पाचन ग्रंथि सहायता करती है। तो ये यहां तक आपको करना पड़ेगा। नंबर 3 पे आता है अवशोषण। देखो ये है नंबर 3 दिया हुआ अवशोषण। इसमें क्या होता है? पचे हुए भोज्य पदार्थों को आंत द्वारा अवशोषित करने की क्रिया को हम अवशोषण कहते हैं। अब स्वांगीकरण क्या होता है? एसिमिलेशन बोलते हैं। अवशोषित जो भोज्य पदार्थ है जिसको हमने अवशोषित कर लिया है, विभिन्न कोशिकाओं द्वारा अपने लिए उपयोगी यौगिकों का चुनाव करते हैं। जैसे जीव द्रव्य में प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, लिपिड चाहिए, इन आदि का संश्लेषण करती हैं जिससे नया जीव द्रव्य बनता है। इस क्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। बहिष्करण में क्या होता है? इसे हम इजेशन भी कहते हैं। अचित पदार्थ यानी अपचित जो भोजन होता है जो हमारे शरीर के लिए किसी काम का नहीं है, उपयोगी नहीं है, उन्हें शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहते हैं। इस प्रक्रिया में बड़ी आंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए थोड़ा सा पाचन की क्रिया को समझना चालू करते हैं। तो पाचन की क्रिया को देखते हैं। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मुंह में भोजन को चबाने व लार के प्रभाव से भोजन पाचन शुरू हो जाता है। लार का स्राव लार ग्रंथियों द्वारा होता है। हमारे मुंह में कई लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनमें से 3 जोड़ी प्रमुख है। भोजन में पाए जाने वाले स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट पर लार की क्रिया होती है और इस तरह से हमारा पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है।
चलिए आगे देखते हैं ये खिड़की वाले पेट की कहानी क्या है और एंजाइम के प्रभाव की खोज किस प्रकार से हुई थी। यानी एंजाइम की उपस्थिति में पाचन तंत्र ज्यादा काम करता है। तो ये मार्टिन द्वारा है देगी। देखो सन 1822 की बात है। ये मार्टिन नाम के एक फौजी को गोली लग गई थी और उसे जख्मी हालत में डॉक्टर बोमन, ये बोमन है, उनके पास लाया गया। मार्टिन का इलाज शुरू हुआ और करीब 1.5 साल तक डॉक्टर बोमन मार्टिन का इलाज करते रहे। इस दौरान डॉक्टर बोमन ने देखा घाव तो ठीक होने लगा पर मार्टिन के पेट में छेद बना रहा है। इसमें से पेट में नली डाल करके अमाशय का रस बाहर निकाला जा सकता था। अमाशय के रस के प्रभाव का अध्ययन डॉक्टर बोमन लंबे समय तक कई भोज्य पदार्थों पर करते रहे। उन्होंने पाया कि पेट में जितनी जल्दी से पाचन की क्रिया होती है उतनी ही पेट के बाहर नहीं हो पाती है। उनका मानना था कि पाचक रस में भोजन पचाने वाले पदार्थ किसी विशेष परिस्थिति में सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। बोमन के अध्ययन के लगभग 1 दशक बाद फ्रांसीसी रसायनज्ञ विमिन अनसेल पायसन ने अंकुरित जौ से इमाइलेज नामक एक रासायनिक पदार्थ अलग किया और इसे डायस्टेज का नाम दिया। और यह पाचक एंजाइम है और यह हमें आहार नाल के साथ साथ कई अन्य जीवाणु कवक पौधों में पाया जाता है। लार में उपस्थित एमाइलेज के कारण ही हमें स्टार्च में बदलाव नजर आता है। हमारे अग्नाशय एवं छोटी आंत में भी एमाइलेज स्रावित होता रहता है। एमाइलेज एक नहीं बल्कि कई एंजाइमों का समूह होता है। इस प्रकार से हम खिड़की वाले कहानी पढ़ सकते हैं और इसके बारे में बता भी सकते हैं। आगे चलते हैं पाचन तंत्र में क्या कार्य होता है वास्तव में। तो अब तक हमने मुंह के पाचन की क्रिया का अध्ययन किया। आहार नली की भित्ति में श्लेष्मा का स्राव होता है। ध्यान रखना, श्लेष्मा का स्राव होता है। इसकी मांसपेशियों में क्रमशः संकुचन और फैलाव से भोजन आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। ध्यान रखना, इस क्रिया को हम क्रमानुकुंचन कहते हैं। गले, अमाशय व छोटी आंत के सिरों में वाल्व जैसी संरचनाएं होती हैं जिससे भोजन की निश्चित मात्रा ही आहार नली में आगे बढ़ती है। मुंह से भोजन ग्रासने से होता हुआ एक लंबी नलिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव में मुख्यतः एंजाइम, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। इसमें मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय में होने वाली क्रियाओं से भोज्य पदार्थ गाढ़े द्रव जैसा हो जाता है और यहां से छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है, लगभग 20 फीट होती है। यकृत और अग्नाशय आहार नली से जुड़ी पाचक ग्रंथियां हैं। इनके द्वारा स्रावित पाचक रस नलियों के द्वारा छोटी आंत में पहुंचते हैं। अग्नाशय से स्रावित पाचक रस में उपस्थित सोडियम बाइकार्बोनेट से छोटी आंत का माध्यम क्षारीय हो जाता है। इस क्षारीय माध्यम में पाचक रस के एंजाइम क्रियाशील हो जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के साथ पाचन क्रिया पूर्ण होती है। हमारे आहार नली में कई प्रकार के ऐसे पदार्थ भी स्रावित होते हैं जो प्रेरक का कार्य करते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार के हार्मोन है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव के जैविक प्रक्रियाओं से भी हमारा पाचन तंत्र पूर्ण क्रिया होती है, पूर्ण हो जाता है, पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। अग्नाशय से निकलने वाले स्राव में इमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पाचन करते हैं और पूर्ण पाचन से भोजन के मुख्य अवयवों का अपघटन करते हैं। प्रोटीन का एमिनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे मंड, सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज में, वसीय अम्ल तथा ग्लिसराइड में बदल जाता है। अब यकृत क्या होता है? यकृत में पित्त वायु यानी का प्रभाव होता है और यह नली के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता। छोटी आंत से वसा की बड़ी गोलिकाएं पित्त के द्वारा छोटी गोलिकाओं में टूटती हैं। इसे इमल्सी प्रक्रिया द्वारा कहते हैं। इसके द्वारा वसा पर एंजाइम लिपेज का प्रभाव बढ़ता है। अब छोटी आंत में जो पहुंच जाता है भोजन, देखो उसका क्या होता है। छोटी आंत में पहुंचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और इसकी आंतरिक सतह मुड़ी हुई होती है और यह मुड़ी हुई संरचनाओं को हम दीर्घ रोम कहते हैं, विली कहते हैं। इसमें भोजन के अवयवों के अवशोषण के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होती है।
यहाँ से बचा हुआ भोजन रक्त परिवहन तंत्र की महीन रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिनियों में जाता है, जहां आंत में जल की कुछ मात्रा भी शेष होती है। जिन पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत से नहीं हो पाता है, वह बड़ी आंत में पहुंचने के बाद होता है। यहाँ अधिकांश जल अवशोषण हो जाता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए जल महत्वपूर्ण विलायक है, यानी अपचित भोजन या बल और कुछ गैसें मल द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती हैं, जिसे हम इजेशन बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, हमारी आंतों में एक परिस्थिति तंत्र बना हुआ है जिसमें अधिकांश जीवाणु हैं। हमारे आंत में बसे इन जीवाणुओं की जैविक प्रक्रियाओं के कारण पाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। भोजन के कई अवयव जैसे प्रोटीन, विटामिन हमारे शरीर में इन जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण उपयोगी स्वरूप में बदल जाते हैं। इनकी जैविक प्रक्रियाओं में हमारे आंत में कई गैसें बनती हैं और हाइड्रोजन, सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया आदि। मनुष्य में जहां तक छोटी आंत से जुड़ी है, वहां तक अपेंडिक्स नामक रचना पाई जाती है। संभवतः पूर्व में यहाँ सेलुलोज का पाचन होता हो। अब यहाँ पे एक प्रश्न है आपका दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित जंतुओं के केवल उत्सर्जी अंगों के नाम लिखने हैं। इनके केवल उत्सर्जी अंगों के नाम लिखने हैं। चलिए नाम लिख करके देखते हैं। नंबर 1 मनुष्य है, केंचुआ है, कीट है, झींगा और चपटे कृमि। तो सबसे पहला है मनुष्य। मनुष्य जो है वृक्क तथा सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं। इसमें वृक्क और सहायक उत्सर्जी अंग होते हैं। नंबर 2 केंचुआ। केंचुआ में क्या होता है, नेफ्रिडिया रहता है। अगला नंबर कीट है। इसमें जो है मेल्पीघियन नलिकाएं होती हैं। झींगा है, झींगे में ग्रेन ग्रंथियां होती हैं। नंबर 5 चपटे कृमि यानी ज्वाला कोशिकाएं होती हैं जो कार्य करती हैं। ये थे उत्सर्जी अंग जिसमें जंतु के नाम अलग अलग दिए थे। अब चलते हैं परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं और उनके कार्य क्या होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं, हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन कई पदार्थों का परिवहन मुख्य रूप से रक्त एवं लसिका द्वारा होता है। हजारों सालों से लोग यह मानते थे कि रक्त नलियों में बहता है और यह नलियां हृदय से जुड़ी हैं, पर यह धारणा भी थी कि हर धड़कन के साथ रक्त हृदय से बाहर नलियों में होकर बहता है और फिर हृदय में अवशोषित हो जाता है। आगे चल करके हमें अलग अलग नलियों में पहचान और निराकरण हुआ, और पर हमारे शरीर में रक्त कैसे बहता है और ये हृदय ठीक क्या भूमिका निभाता है, काफी समय के लिए हमारी पहली बना रहा, लेकिन आज हम लोगों को इस चीजों के बारे में ज्ञात हो चुका है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं इसके परिवहन तंत्र में हृदय की भूमिका क्या है, हृदय क्या भूमिका निभाता है उसको जानना शुरू करते हैं। मनुष्य और अन्य स्तनधारी हृदय सुदृढ़ मांसपेशियों से बना एक पंप है और इसकी मुट्ठी जितने बड़े आकार के इस अंग से दिन भर लगभग 7,000 लीटर रक्त पंप होता है। 4.7 से लेकर के 5.5 लीटर रक्त दिन भर में लगभग कितनी बार, 1500 बार हृदय से गुजरता है। हृदय के 4 प्रमुख कोष्ठ होते हैं। ऊपरी कोष्ठ 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कौन से, ये होते हैं आलिंद, और दूसरा होता है निचले प्रकोष्ठ जिसे हम निलय बोलते हैं, यानी वेंट्रिकल। एक तो ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। तो ऑरिकल आपका ये दिया हुआ है और ये वेंट्रिकल है। ऑरिकल को हिंदी में आलिंद बोलते हैं और वेंट्रिकल को हम निलय बोलते हैं। हृदय के दाएं भाग का एक संपर्क भाग से नहीं हो पाता है। दायां आलिंद व दायां निलय, बायां आलिंद व बायां निलय, रक्त की नलिकाएं और हृदय के प्रकोष्ठ के बीच वाल्व होते हैं। रक्त का उल्टा प्रवाह न होने पाए ये वाल्व रोक लेते हैं उसको। हृदय के दाएं प्रकोष्ठ में ऑक्सीजन रहित रक्त और बाएं ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं। बाएं में ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं। हृदय में आलिंद का संकुचन एवं निलय का एक साथ होता है, ध्यान रखना। और अलिंदों में संकुचन से एक रक्त निलय से भरा जाता है और निलय के संकुचन में रक्त बहाव हृदय के बाहर की ओर होता है, तथा साथ ही आलिंदों में शरीर के विभिन्न भागों में रक्त बढ़ता है। अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको कैसे भी करके आपको याद ही करना है, क्योंकि ये तो 100% आपके एग्जाम में ही आते हैं। क्वेश्चन यही रहता है
हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बना करके इसकी क्रियाविधि को समझाइए। छोटा सा प्रश्न होता है लेकिन ये बड़ा सा लिखना होता है। तो सबसे पहले इसमें चित्र देख लीजिए जो नीले कलर में यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें ये समस्त रक्त से शरीर से आता है, यहाँ पे इसमें जो खराब हो जाता है ब्लड। दाया अलिंद है ये, और दाया निलय है, यहां से होता हुआ सीधे इधर जाता है और कहां पहुंच जाता है ये, फुसफुस धमनी से होते हुए फेफड़ों में पहुंच जाता है। फेफड़ों से फिर निकलता हुआ कहां आता है, ये फुसफुस शिराओं से अंदर प्रवेश कर लेता है। फुसफुस शिराओं से आलिंद में आता है, आलिंद में बायां आलिंद होता है, बायां आलिंद से बायां निलय में पहुंचता है और बायां निलय में से होते हुए महाधमनी में पहुंचता है। महाधमनी ये आपको दिखाई दे रही है, और महाधमनी से होता हुआ शरीर के सभी अंगों में चला जाता है। अब ये शरीर से चला जाता है, फिर वहां से ये फिर वापस आता है उसी फुसफुस धमनी के थ्रू, और इस तरह से ये प्रक्रम हमारा चलता रहता है। और हार्ट के अंदर जाकर के ये हार्ट से निकल करके ये दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, और ये बगल में आपको यही समझाया हुआ है। देखो कहां शुरू कर रहा है ये, महाधमनी शुरू करते हैं जरा, फिर शरीर के सभी अंगों में जाता है, दाया आलिंद में जाता है, दाएं से दाया निलय में जाता है, फिर फुसफुस धमनी में जाता है, फेफड़े में चलाता है, फेफड़े से फिर फुसफुस सिरा आता है, फुसफुस सिरे से बायां आलिंद आता है, फिर बायां से बायां निलय आता है, फिर महाधमनी आता है, फिर शरीर के अंग। इस प्रकार से ये दोहरा परिसंचरण तंत्र चलता रहता है। ये हृदय का प्रकोष्ठ है। अ में और ब में क्या है, रक्त का प्रवाह का चक्र कैसे दिखाई दे रहा है, ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा, सबकी लेबलिंग लिखनी पड़ेगी, जो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है मार्क ऐसे करना पड़ेगा, और ये चित्र भी आपको दिखाना पड़ेगा। चलो इसके उत्तर को लिखने का प्रयास करेंगे, क्या उत्तर है ये। तो मनुष्य का हृदय एक पंप होता है, पंप के समान ही कार्य करता है, हमेशा पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाता है, जो रक्त का परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। हृदय के चारों भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। अग्र 2 भाग दायां और बायां आलिंद होता है, और पश्च 2 भाग दायां और बायां निलय होता है। दायां और बायां भाग पृथक रहते हैं। हृदय संकुचित होता है और उसके तुरंत बाद निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त फुसफुस शिराओं से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से द्विबलीन कपाट द्वारा बाएं निलय से पूरे शरीर में महाधमनियों द्वारा पंप किया जाता है। इस प्रकार अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से दाएं आलिंद में महाशिरा द्वारा आता है और त्रिबलीन कपाट दाएं निलय में भेजा जाता है, जहां से फुसफुसीय धमनी द्वारा पुनः ऑक्सीजन युक्त होने के लिए फेफड़ों में पंप कर दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब कुछ हृदय के पास कुछ लगाया जाता है, कुछ आर्टिफिशियल उपकरण है, इस उपकरण के बारे में जानिए। पेस मेकर क्या होता है ये देखो। चलो, हृदय की तंत्रिकाओं की विशेष व्यवस्था को हम सिरा आलिंद गांठ या साइनो ऑरिकुलर नोड कहते हैं। यदि काम करने में सक्षम हो तो कृत्रिम रूप से इस कार्य को पेसमेकर यंत्र द्वारा लंबे समय तक चलाया जा सकता है, अगर ये कार्य करने में असक्षम हो। अब ये रक्त के बहाव का दोहरा परिसंचरण तंत्र दिखाया गया है। तो अन्य धमनियों से शरीर के तमाम ऊतकों द्वारा पहुंचता है, जिससे आगे कोशिकाओं के मध्य से शरीर की सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है। कोशिकाओं से ऑक्सीजन रहित रक्त अन्य कोशिकाओं एवं शिराओं के द्वारा हृदय के दाहिने आलिंद तक बहता है। दूसरे परिपथ में हृदय के दाएं निलय से संकुचन से फुसफुस धमनी के फेफड़ों तक रक्त का बहाव होता है। रक्त की नलियों में बहते हुए रक्त का फेफड़ों में ऑक्सीकरण होता है और फुसफुस शिरा से ऑक्सीकृत रक्त हृदय से बाएं आलिंद तक बहता है। इस प्रकार ये दोहरा परिसंचरण तंत्र चलता रहता है। ये आपके तीर के द्वारा इसमें दिखाया गया है, देख लीजिए इसमें जा रहा है ये यहाँ से होता हुआ चलता है और ये पहले ऊपर जाता है, इसके बाद फिर वापस आता है, फिर इधर से जाकर के इधर को जाना चालू कर देता है। ये ऐसे चलना चालू होता है। ये ध्यान रखना, ये यहाँ से चलना चालू करता है, फिर ये होता हुआ इधर को, ये इधर निकल के आता है, इधर से होते हुए इसमें चलता है, फिर यहाँ से होता हुआ इधर से चलता है, और ये फिर यहाँ जाता है, और यहाँ से होता हुआ इसमें आता है, इसमें से होकर के फिर इसमें जाना शुरू होता है, और इस तरह से क्रम ये चलता रहता है। इसी को दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, नलियों के संकुचन के से उत्पन्न दाब से धमनियों में रक्त का बहाव बना रहता है। रक्त का दाब शिराओं तक बहुत कम हो जाता है। शिराओं के आसपास की मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव से इन रक्त का बहाव बना रहता है। साथ ही शिराओं में वाल्व होते हैं, जिससे इसमें रक्त का उल्टा प्रवाह नहीं हो पाता है।
अब नलियों के संकुचन से उत्पन्न रिक्त का नलियों एवं दीवार पर दबाव निलय के शिथिलन के समय के दाब को रक्तचाप कहते हैं, अर्थात ये जो है 120 से लेकर के 80 तक होता है, दर्शाया जाता है। हृदय के धड़कने की आवाज निलयों के संकुचन के समय आलिंदों और निलयों के बीच वाल्व बंद होने तथा निलय के शिथिलन के समय निलय और धमनियों के बीच वाल्व बंद होने से होता है। इस तरह से करके आपको याद करना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जरा। अब आंतों में चल करके रक्त यकृत यानी लीवर जो होता है यकृत में से होकर के गुजारना होता है, जो कि श्रेणी क्रम में होता है। इसके बाद रक्त हृदय में पहुंचता है। जाहिर है कि पाचन क्रिया के चलते रक्त में जो ज्यादा भोज्य पदार्थ या पोषक तत्व होते हैं, और इनमें से कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी क्रिया मात्र रक्त से ज्यादा हो और शरीर से हानिकारक हो सकते हैं। ऐसे कुछ पदार्थ जैसे अतिरिक्त शर्करा, वसा अतिरिक्त रक्त से होकर के अलग होकर के यकृत में संग्रहित हो जाते हैं। जब रक्त में इन पदार्थों की मात्रा का मानक कम हो जाता है तो यकृत से वापस रक्त में ले आते हैं। इसके अलावा यकृत में कई विषैले पदार्थों का हानि रहित पदार्थों में बदलते हैं और रक्त से इनका परिवहन करते हैं, और इन्हीं के द्वारा परिवहन होता है। रक्त के बारे में मैंने पीछे थोड़ा सा पढ़ाया था, देखते हैं फिर रक्त के बारे में यहाँ दिया हुआ। रक्त के जो है दो मुख्य घटक का पता चला है। नंबर एक, जल जैसे द्रव जिसमें प्लाज्मा कहा गया है, और रक्त के उपस्थित जो कोशिकाएं होती है जिसमें WBC होती है, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। तो ये रक्त लाल रंग की जो है वो लाल रक्त कोशिकाएं, और जो ये व्हाइट कलर की हैं ये तो प्लेटलेट्स हैं, और ये श्वेत कलर की कणिकाएं यहाँ दिखाई दे रही है। तो रक्त में कोशिकाओं के कुछ प्रकार आपको दिखा दिए गए हैं। चलिए अब देखते हैं। लाल रक्त कणिकाएं कोशिका चकती जैसी दिखती है, और रक्त में इनकी संख्या कोशिकाओं में से बहुत अधिक होती है। इनमें एक प्रकार का पदार्थ हीमोग्लोबिन होता है। यह लौह युक्त वर्णक है। इसमें लौह के साथ मुख्य रूप से ऑक्सीजन आबंध बनता है, अतः ऑक्सीजन के परिवहन में हीमोग्लोबिन की मुख्य भूमिका होती है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन इसी तरह से होता है। अब जिन कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है वह ऑक्सीजन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मुक्त होकर के पहुंचती है तथा कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाती है। यह इसकी क्रिया होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तथा कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ जाती है। रक्त में कुछ कोशिकाएं रंगहीन व अलग अलग आकार की होती हैं, जिससे हमारा शरीर संक्रमण से सुरक्षित रहता है। ये श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर में हल्की खरोंच या कटी फटी जगह पर रक्त के थक्के के रूप में जमने की प्रक्रिया मुख्य रूप से रक्त की एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं के समूह द्वारा प्लेटलेट से होती है। इसके फलस्वरूप घाव बढ़ता है, परंतु ऐसा कोई थक्का यदि कोई थक्का जो है हमारे हृदय में चला जाए या मस्तिष्क में चला जाए तो क्या होता है, यही बताया, हमारे हृदय या मस्तिष्क में चला जाए तो हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। रक्त में ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो रक्त के थक्के को गला सकते हैं। इनमें कई अहम अंगों में अनावश्यक थक्के अक्सर गल जाते हैं, ये इसमें बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कोलेस्ट्रेट नाम का वसा आपने सुना होगा, जो कि चर्बी के रूप में जमता है। यह हृदय की धमनियों में जमा किए गए तो दिल का दौरा पड़ सकता है, परंतु एक निश्चित मात्रा में हमारे आहार नली की कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है। हमारी साथ ही हमारी आंत में उपस्थित से कई विटामिन का उपयोग होता है, अर्थात हमारे भोजन में एक निश्चित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का होना कतई नुकसानदेह नहीं है। परिवहन तंत्र में लसिका तंत्र की भूमिका क्या भूमिका निभाता है? तो परिवहन की एक अन्य व्यापक जटिल तथा व्यवस्था लसिका तंत्र है। आमतौर पर यह माना जाता है कि रक्त वाहिनियों से रक्त के दबाव के कारण कुछ प्लाज्मा बाहर निकलकर ऊतकों के बीच के स्थान में आ जाता है, और यह रंगहीन होता है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है, और यह द्रव्य लसिका है, और रक्त वाहिनियों में यह बहता है।
लसिका वाहिनियों के जरिए द्रव ऊतक के बीच से एकत्र होकर के सिराओं के रक्त में वापस पहुंचता है, जिससे रक्त का संगठन नियमित बना रहता है। इसमें उपस्थित प्लाज्मा श्वेत रक्त और कोशिकाओं से शरीर के संक्रमण से रोकथाम होती है। ऊतकों की मरम्मत भी होती है, इसी से कार्य भी संपन्न होते हैं। इसी से वसा का परिवहन मुख्य रूप से लसिका द्वारा होता है। लसिका तंत्र की नलियों में वाल्व का क्रमण कुंचन गति से उनमें द्रव्य का बहाव होता रहता है। अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसका बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना करके उसका संक्षिप्त वर्णन करिए। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ढंग से तैयार करेंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसका उत्तर देखते हैं। श्वसन तंत्र क्या है? मनुष्य में श्वसन तंत्र क्रिया का एक पूर्ण विकसित तंत्र द्वारा होती है, जिसमें श्वसन तंत्र कहते हैं, जिसे श्वसन तंत्र। मनुष्य में यह तंत्र कई अंगों का बना होता है। इन अंगों को श्वसनांग कहते हैं। कार्य के अनुसार श्वसन अंगों को दो समूहों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, मुख्य या आवश्यक अंग जिसको बोलते हैं। श्वसन तंत्र में फेफड़ा आवश्यक अंग है, जिसमें रक्त तथा वायु के मध्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परस्पर विनिमय होता है, यानी इसमें आदान प्रदान होता रहता है उनके बीच में। देखते हैं चित्र के बारे में। ये चित्र आपका दिखाया जा रहा है, श्वसन तंत्र और उससे जुड़ी व्यवस्थाएं की क्रियाएं क्या दिखाया गया है यहाँ पे ढंग से। देखिए, पहले मस्तिष्क में श्वसन नियंत्रण केंद्र होता है, यहाँ पे जो मस्तिष्क में रहता है। श्वसन नली व आहार नली होती है, इसके बीच में जो ये मुंह के पास से आ रही होती है, ये आहार नली होती है, और श्वसन नली इसके बगल में ही होती है। मुख है, ये फेफड़े हैं, और ये कूपिकाएं हैं, जो कूपिकाओं का चित्र यहाँ पे अलग से दिखाया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारी बन रहती है, जिसको अधिक से अधिक पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल सके ब्लड को ऑक्सीजन लेने के लिए। तो कोशिकाओं पर कोशिकाओं का पूरा जाल सा बिछा रहता है। ये सिराएं हैं और ये श्वसन लंबी नली है, धमनी इसको बोलते हैं, और श्वसन संबंधी नलियां हैं खूब सारी, जो जिसमें जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये नीचे की तरफ जो है ये डायफ्राम दिया होता है, जो श्वसन लेने के ऊपर नीचे दबाव डालता है सांस लेने के लिए। और ये बीच में पसलियां हैं, जो इसको कवर करके रखता है, हार्ट को जो है बचा के रखता है। ये वक्स की गुहा है इसमें जो बची रहती हैं। चलिए, इन चित्रों को आप बनाएंगे, बना करके इन सब में ये जो है मार्क करना ही है, और बाकी थोड़ा सा और लिखना है इसके बारे में। नंबर 2 देखते हैं। संवादी अथवा सहायक अंग क्या होते हैं? ये अंग गैसीय विनिमय से प्रत्यक्ष भाग में नहीं लेते हैं, परंतु फेफड़े के गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं। ये अंग निम्न है। नंबर 1, बाह्य नासा है, छिद्र यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहते हैं इसे। नासापथ है, जो नेजल पैसेज बोलते हैं। नंबर 2 है स्वर यंत्र या लिरिक्स, श्वास नली या ट्रैकिया, ब्रोकाई या ब्रोकायुल्स, ये है इसके जो बताने हैं आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये है श्वसन के मुख्य अंग फेफड़ा, मैंने बताया। मनुष्य के श्वसन तंत्र में एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है, जो शंकु के समान होता है। यह हृदय के दोनों तरफ फुसफुसीय गुहा से ढका हुआ रहता है। श्वसन सहायक अंग होते हैं, इनकी रचनाएं निम्नांकित हैं। नंबर 1, नासा छिद्र या नासा मार्ग। मनुष्य के ऊपर के मुख एक जोड़ी नासा छिद्र पाए जाते हैं, जिसके बीच में एक पट पाया जाता है। यह छोटी गुहा में खुलता है, जिससे कि नासा मार्ग कहते हैं। कंठ तथा श्वास नाल, नासा गुहा से श्वसन में ली जाने वाली ऑक्सीजन ग्रासने से होते हुए एक नली में जाती है, जिसे श्वसन नली कहते हैं। इसमें करीब 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, और श्वसन नली का अगला सिरा एक बक्से के समान रचना बनाता है, जिसे हम कंठ कहते हैं या स्वर कहते हैं या लाइरिक्स कहते हैं। अब नंबर 3 है ब्रोकाई अथवा ब्रोकियोल्स। यह है श्वास नली का वक्षीय गुहा में जाकर के 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें ब्रोकाई कहते हैं, और प्रत्येक ब्रोकस अपने अपने तरफ से फेफड़ों में जाकर के कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और ये शाखाएं पुनः पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं, और इन्हें ब्रोकाइल्स कहते हैं। पुनः ब्रोकाइल्स में 2 से लेकर के 10 शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें कूपिकाएं या कूपिका वाहिनी कहते हैं। और कूपिका वाहिनी का अंतिम सिरा फूल करके छोटे छोटे कोषों में समाप्त हो जाता है, जिन्हें कूपिका कोष कहते हैं। इनमें और छोटे छोटे कोष होते हैं, जो कि कूपी कोष या वायु कोष्ठ कहलाता है। इनकी दीवार फुसफुसीय ऊतकों से बनी होती है, और कूपिकाओं के कारण ही फेफड़ा स्पंजी हो जाता है।
आमतौर पे श्वास नली में क्या होता है, आहार नली के बीच एक वाल्व होता है। ये बहुत विशेष ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, इसका ढंग से याद करना। श्वास नली और आहार नली के बीच में वाल्व्स होते हैं, जो सांस लेते समय खुला रहता है और भोजन गटकते समय वाल्व सांस नली को बंद कर देता है। कभी कभी जल्दी निगलते समय ठीक से बंद नहीं हो पाता है, तो गलती से खाना श्वास नली में भी चला जाए तो यहाँ पर मांसपेशियां संकुचन के से क्या होता है, आपको तेज खांसी आ जाती है और गले से बाहर निकल जाते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में नाक मुंह के अंदर हवा जाती है, हवा बाहर निकलती है। बाहर निकलने वाली हवा का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा तथा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। वातावरण में सांस और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्रियाकलाप को देखना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ होता है। जैसे विश्राम करने वाला व्यक्ति है तो फेफड़ों में प्रति घंटा लगभग 1 घन फुट ऑक्सीजन का उपयोग करता है और कड़ी मेहनत करने के दौरान क्या होता है, इसका ठीक 10 गुना लेता है, 10 गुना बढ़ जाता है। हमारे शरीर में जितनी ऑक्सीजन की खपत होती है उससे थोड़ी कम कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यह सांस से हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य से बढ़ जाने पर, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने पर हम हांफने लगते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कम होने तथा ऑक्सीजन बढ़ने पर हमारी सांस लेने की गति सामान्य हो जाती है। चलिए इसके बारे में आप लोग तो पढ़ चुके हैं, सब कुछ मैंने बता ही दिया है। इसके बारे में जानने के लिए हमें कोशिकाओं के स्तर पर होने वाले प्रक्रियाओं के बारे में जानना होगा। हमने पढ़ा है कोशिकाओं में खाद्य पदार्थ मुख्यतः कौन से, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ग्लूकोज है। गैसें रक्त द्वारा क्या करती हैं, पहुंच जाती है उसमें। इन सबसे ऊर्जा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए हम ग्लूकोज की बात करें तो कोशिकाओं में ग्लूकोज का गठन होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति अर्थात ऑक्सीकरण द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में हो सकती है, तो जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी की फॉर्म में आती है। बहुत चलने वाला, व्यायाम करने वाला पेशीय ऊतक की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रमुख रूप से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, जिसे हम एटीपी बोलते हैं, नामक पदार्थ के रूप में संचित होती है और इसलिए इसे ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। एटीपी को हम ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्या नाम है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो याद कर लेंगे आप एटीपी की क्या होती है। यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूकोज के 6 कार्बन वाला है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है ये आपका जो कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया में जो अधिकांश कोशिकाएं होती है इसमें ये घटना घटती है। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन वाला यौगिक है, ये पाइरूवेट है, इसके अंदर 3 कार्बनिक यौगिक वाला है, इसमें तोड़ देता है और प्राप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनती है और ये ऊर्जा बनती है। ऊर्जा एटीपी की फॉर्म में रहती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, अनुपस्थिति होती है, तब क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है और ऊर्जा मिलती है और जंतु की पेशी ऊतक में ये रहती है। और क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऊर्जा बनती है। ईस्ट व पौधों की कोशिकाओं में ये सब घटनाएं होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, बढ़ते हैं जरा सा, क्या देखते हैं। यहां पर प्रश्न एक और आ रहा है जिसे कि बहुत ज्यादा इसको भी इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग। श्वसन और सांस लेने का जो दोनों अलग अलग है, श्वसन और सांस लेना दोनों ही अलग अलग होता है, इनको स्पष्ट भी करना है। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दोनों देखने में तो एक ही लगता है लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम देखते हैं उत्तर इसका। श्वसन जीवों की वह अनिवार्य ऑक्सीकरण की क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण या आंशिक रूप से अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप जल और कार्बन डाइऑक्साइड अथवा सरल कार्बनिक यौगिक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा एटीपी में विमुक्त होती है। यह एक जैविक रासायनिक क्रिया है, जबकि सांस लेने की प्रक्रिया में नाक और मुंह से हवा अंदर जाती है और हवा ही बाहर निकलती है। बाहर निकलने वाली हवा का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी ज्यादा होता है, तथा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार श्वसन और सांस लेने की क्रिया दोनों ही अलग अलग है। तो ये इतना सा आपको लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं हम जरा, इसमें किण्वन क्या होता है। किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवयव में होने वाली प्रक्रिया है। किण्वन का उपयोग जो है क्या करते हैं, औद्योगिक तौर पे जो है विभिन्न कार्बनिक पदार्थों के बनाने में किया जाता है।
इस क्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज अपघटित होता है और विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक जैसे एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरकानिक या साइट्रिक अम्ल आदि में परिवर्तित हो जाता है। ये घटना हमारी किण्वन के द्वारा होती है। अब जाते हैं उत्सर्जन तंत्र और इससे जुड़ी संरचनाएं क्या होती हैं। वातावरणीय स्थिति में हमारे शरीर में एक दिन में लगभग 1.5 लीटर मूत्र निकलता है। यदि वातावरण गर्म महसूस हो तो आपने अनुभव किया होगा कि मूत्र की मात्रा कम हो जाती है। ज्यादा पानी पीने से मूत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस तरह से आप लोगों को अच्छी तरह से इसके बारे में पता है। इस तरह से हमें कई बार जाना पड़ता है और आदमी बीमार हो जाता है तो सबसे पहले क्या करता है डॉक्टर, मूत्र और रक्त की जांच करने के लिए कहता है, लिख देता है प्रोडक्ट के नहीं जाकर के अपने यूरिन को और ब्लड को चेक करवा करके आइए, और फिर चेक करने के बाद जो उसका पता लगाता है क्या इसमें बीमारी है। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है आप लोगों के यहाँ, जो रक्त और मूत्र की तुलनात्मक अध्ययन के लिए कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ये अवयव है, रक्त में और मूत्र में कितना कितना होना चाहिए, ये मात्राएं दे रखी हैं। तो सबसे पहले परिणाम दिया हुआ है, सामान्य सीमा है, ये परिणाम है और सामान्य सीमा है। देखो चलिए, ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो 82 मिलीग्राम पर डिसिलीटर में होना चाहिए, और सामान्य सीमा जो होती है 70 से लेकर के 100 तक होती है मिलीग्राम पर डिसिलीटर, और ऐसी 65 मिलीग्राम होना चाहिए पर डिसिलीटर, लेकिन 50 से 80 तक की इसकी सीमा होती है। चलिए यूरिया देखिए, यूरिया 29 मिलीग्राम होना चाहिए, जबकि सीमा इसकी कितनी होती है, 15 से लेकर के 40 तक की होती है। और ये जो है मूत्र में क्या होना चाहिए, यूरिया जो है 35 मिलीग्राम होना चाहिए, लेकिन जब जो है ये 20 से लेकर 30 तक की सीमा इसकी दी हुई है। यूरिक अम्ल जो है वो 7.5 मिलीग्राम होना चाहिए, जबकि इसकी सीमा जो है 3 से लेकर 5 मिलीग्राम तक है। और यूरिक एसिड किसमें, मूत्र में जो है 800 से लेकर के होनी चाहिए, जबकि 600 ग्राम जो है इसका सामान्य सीमा दी हुई है। कुल प्रोटीन जो है 7.2 ग्राम होनी चाहिए, जबकि सामान्य सीमा जो है 6 से लेकर 7.5 है। और ये मूत्र में कितना होना चाहिए, ये 0.9 ग्राम पर डे होना चाहिए, और लेकिन ये कितना होना चाहिए, 0.1 ग्राम पर डे से कम होना चाहिए। इस तरह से एक टेबल है, टेबल में इसके अवयवों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बच्चों आप लोगों को। हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र की बात ज्यादा चल रही है। मुख्य अंग का एक जोड़ी वृक्क होता है, किडनी जो होती है हमारे अंदर 2 होती है। ये सेम के बीच की आकृति की होती है और कैसे रंग की होती है, लाल भूरे रंग की होती है। ये पीठ की तरफ रीढ़ की हड्डी के अगल बगल स्थित होती है। चित्र देखकर बताइए उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं, ये आपको चित्र में भी दिखाई देगा। अब पूरे शरीर से होता हुआ रक्त हृदय और हृदय से धमनियों में द्वारा वृक्क में पहुंचता है। सिरा द्वारा रक्त वृक्क से बाहर निकलता है। अगर हमारी धमनी और सिरा के रक्त में पाए जाने वाले अवयव की कुल मात्रा का अध्ययन करें तो हम अगले वीडियो में पाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना है बच्चों कि अवयव की मात्रा में कुछ कमी होती है, जैसे धमनियों में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सिराओं में नहीं के बराबर होती है। चलते हैं ये चित्र के बारे में। ये चित्र आपको दिया हुआ है, यही है हमारे पास किडनी, ये दोनों दिखाई दे रही है आपको। ये वृक्क है और वृक्क धमनियां हैं, इसके बाद ये मूत्रवाहिनियां हैं और जो जाकर के मूत्राशय में खुलती है और ये फिर मूत्रमार्ग से बाहर निकल जाते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र है आपका। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी जटिल संरचनाएं होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्काणु कहते हैं। ये नेफ्रॉन की संरचना है, इसको भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा। इसमें ग्लोमेरुल्स है, ये बोमन संपुट है, ये युक्त धमनी शाखा है, यहाँ पे शुक्राणु का नलिका भार होता है और ये संग्राहक वाहिनी होती है। इस तरह से ये जो है आपका चित्र बनाना पड़ेगा, चित्र को आपको याद करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्सर्जन अंग की इकाई जो है हमारी नेफ्रॉन होती है, इसका नाम क्यों दिया गया है ये देखना है। वृक्क का अगला सिरा कपनुमा आकृति का बना होता है। इसमें एक धमनी के कोशिकाओं का गुच्छा होता है। यहाँ से धमनियां वृक्काणु के अन्य भागों में फैलती है और इन भागों में सिरा भी होती है। सिरा और धमनी के बीच कोशिकाओं का जाल नली के आसपास फैला हुआ होता है। रक्त में से यूरिया, कुछ लवण, पानी, कुछ प्रोटीन पदार्थ आदि रक्त वाहिनियों से वृक्काणु के अग्रभाग में आ जाते हैं और जैसे जैसे ये पदार्थ वृक्काणु में नली के आगे बढ़ता है, इनमें से कई पदार्थों का रक्त की नलियों से में फिर से अवशोषण हो जाता है। कितने पदार्थ अवशोषित होंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि इनकी मात्रा रक्त में कितनी है। वृक्काणु में से बहकर निकलने वाला पदार्थ मूत्र है, जो मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा होता है और मूत्राशय में मूत्र तब तक इकट्ठा रहता है जब तक कि इनमें दाब बढ़ न जाए। मूत्र भाग से होता हुआ मूत्र हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और मूत्राशय पेशीय ऊतक के बनी संरचना है
और तंत्रिका तंत्र नियंत्रण में है। अतः आमतौर पर मूत्र की शिकायत या निकासी पर ऐच्छिक रूप से हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं आसानी से, और इसी प्रकार से नियंत्रण भी करते ही हैं। अब अगला है, ये प्रश्न है, ये भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेफ्रॉन की डायलिसिस थैला क्यों कहा जाता है? इस नेफ्रॉन को हम डायलिसिस थैला बोलते हैं। नेफ्रॉन क्या होता है? वृक्क की एक क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन का एक सिरा प्याले के आकार का होता है और जिसे हम बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट के अंदर वृक्कीय धमनी, असंख्य कुंडली, कोशिकाओं का जाल बन जाती है जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। इनकी दीवारों से रक्त के उत्सर्जी पदार्थ छनकर बाहर निकल आते हैं और बोमन संपुट में एकत्र होते हैं। अतः इसे डायलिसिस का थैला कहते हैं। तो ये डायलिसिस का थैला क्यों कहा जाता है, इस तरह से आपको उत्तर देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं इसी कृत्रिम वृक्क के बारे में। मनुष्य में वृक्क खराब होने पर तो निष्कासित किए जाने वाले जो बेकार पदार्थ होते हैं, जो हमारे हानिकारक होते हैं, पदार्थों की मात्रा शरीर रक्त में सामान्य मात्रा से अधिक होने लगती है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम रूप से शरीर से वर्ज्य पदार्थों को निकालने की व्यवस्था को कृत्रिम डायलिसिस कहते हैं। सामान्य रूप से हमारे शरीर में यह प्रक्रिया वृक्क से होती है। इसके लिए एक शरीर में एक धमनी के रक्त को एक डायलिसिस मशीन, जो कृत्रिम रूप से वृक्क के रूप में कार्य करता है, में बहाया जाता है और जिसमें से वर्ज्य पदार्थ रक्त से अलग हो जाते हैं और तथा रक्त को पुनः शरीर में सिरा द्वारा भेज दिया जाता है। इस तरह से हम इसका डायलिसिस करते हैं, जो हमारे बाहर के हॉस्पिटलों में होता है। देखते हैं पौधों में जैविक प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। ये देखो पौधे यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रिला है। हाइड्रिला को एक कप के अंदर रख दिया गया, फनल है, फनल के अंदर उल्टा करके रख दिया गया और ये ऑक्सीजन बनाने का प्रक्रम दिखाया गया है। तो वास्तव में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और प्रकाश ऊर्जा पौधे लेते हैं और भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं साथ में। तो ये N कार्बन डाइऑक्साइड है, N जल का अणु है और प्रकाश ऊर्जा ले रही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और ये बना CnH2O और N प्लस NO2 यानी ऑक्सीजन निकल गई। अब इसमें कार्बन की मात्रा 6 ले ली गई है, तो 6CO2 हो गया और 12H2 हो गया। ये पर्णहरिम होता है जो सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण करता है और क्या बनाता है, C6H12O6 और 6 कार्ब ऑक्सीजन बनाता है और 6 जल के अणु को निकालता है। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज को ध्यान रखना है, ग्लूकोज का ये सूत्र है। अब ये अगला प्रश्न हमारे पास, स्टोमेटा रंध्रों के बंद तथा खुलने की क्रिया को सचित्र समझाना है, यानी कैसे खुलता है कैसे बंद होता है इसको सचित्र के द्वारा समझाना है। चलिए चित्र बना करके, स्टोमेटा यानी रंध्रों को बंद तथा खुलने की क्रिया विधि। पौधों में जो पत्तियों की बाह्य सतह पर असंख्य छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो भीतरी पादप ऊतकों के व बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान करते हैं, यानी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं और ये छिद्र सामान्यतः द्विबीजीय पत्र की निचली तथा एक बीजी पत्र पौधों की पत्तियों की सतहों पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। और ये छिद्र किडनी नुमा 2 रक्षक कोशिकाओं के द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं की बाहरी दीवार पतली और भीतरी दीवार मोटी होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। जरा चित्र भी देख लेते हैं, इसका ये चित्र दिखाया हुआ है। ये स्टोमेटा खुला हुआ है, देखो ये बाहर की तरफ, और ये रक्षक कोशिका क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, और ये एपिडर्मल कोशिका यहाँ पे दिखाई हुई है, जो दिखाई दे रही है, ये खुला हुआ रंध्र है। रंध्रों का खुलना दिखाया और यहाँ पे देखो बंद हो गया है, तो ये बंद स्टोमेटा बिल्कुल बंद कर लेता है अपने को, और बंद रंध्र जो इस तरह से बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको चित्र बना के दिखाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अब आते हैं, उसी के आगे लिखना है, ये जब रक्षक कोशिकाएं स्थिर दशा में होती हैं, स्थिर दशा में होती हैं, तो भीतरी दीवार के मोटी होने के कारण रंध्र खुल जाते हैं, लेकिन जब ये शिथिल अवस्था में होती हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना प्रकाश की तीव्रता एवं जल की मात्रा पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता में प्रकाश संश्लेषण की तीव्र गति से होता है, जिसमें पत्तियों की रक्षक कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है और शर्करा की सांद्रता बढ़ने लगती है। फलतः रक्षक कोशिकाएं जल अवशोषित करके स्फीत दशा में आकर के वक्र हो जाती हैं, जिससे कि इनके बीच में स्थित रंध्र खुल जाते हैं और प्रकाश की कम तीव्रता का या अंधकार में प्रकाश
संश्लेषण न होने के कारण रक्षक कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक और शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। फलतः रक्षक कोशिकाओं का पानी बाहर निकल करके इन्हें शिथिल अवस्था में ला देता है और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इस प्रकार स्टोमेटा खुले तथा बंद होकर वाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण करते हैं और वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों में जल का अवशोषण तथा परिवहन होता है। इनके अलावा स्टोमेटा से गैसों का आदान प्रदान भी होता है। तो ये इसके काम है। ये आपको स्टोमेटा जो चित्र में दिखाया हुआ है, आपके बुक में जो यह चित्र दिया हुआ है, रियो के रंध्र के द्वार कोशिकाओं में हरित लवक का यहाँ दिखाया किस तरह से होते हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें कहीं स्पंजी भी बना हुआ होता है। देखो यहाँ पे ग्राना है और स्टोमा करके इस तरह से बने हुए होते हैं। ये हरित लवक में पाए जाते हैं। देखो जरा इसमें हरित लवक व्यास किसी माइटोकॉन्ड्रिया से लगभग 10 गुना, दुगुना है, 10 गुना नहीं है, दुगुना होता है, ध्यान रखना। और हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाएं होती हैं। दोनों झिल्ली के अलावा एक और झिल्ली पाई जाती है जिसमें थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइकॉइड कहते हैं। और थाइकॉइड सिक्कों के चट्टानों की भांति ढेर के रूप में रखे थे। ये थाइकॉइड है, यहाँ दिखाई दे रहा हो आपको, ये वाला थाइकॉइड है, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। झिल्लियों के बीच भरे पदार्थ को हम स्टोमा कहते हैं, जो पदार्थ भर जाते हैं इसके बीच में। अब जूलियस वोन सैक्स ने पहली बार 19वीं सदी में अपने प्रयोग के माध्यम से दर्शाया कि हरे पत्तियों में स्टार्च के कण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। उन्होंने यह भी दर्शाया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंजक पर्ण हरित लवक में पाए जाते हैं। इन्होंने ग्रेना के प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश आधारित क्रियाएं होती हैं, जिनमें से पानी का अपघटन होकर के ऑक्सीजन गैस बनती है, और इसके स्टोमा में अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। हरित लवक में शर्कराओं जैसे ग्लूकोज के अलावा अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल आदि संश्लेषित होते हैं। साथ ही ये पौधों की प्रतिरक्षा प्रणाली में अहम भूमिका निभाते हैं। अब ये चित्र दिखाया हुआ है आप लोगों को, परिवहन तंत्र से जुड़ी संरचनाएं व उनके कार्य बताए गए हैं। ये जाइलम और फाइलम होते हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं रेड कलर में, और ये थोड़े से ब्लू कलर में। यहाँ जाइलम और कॉलम यहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरह से कॉलम और जाइलम का दिखाया गया है, तने के बीच में से काट करके दिखाया गया है। और फाइलम और जाइलम जो है इसके जड़ में भी दिखाया गया, यानी ये दोनों चीजें हर जगह पाई जाती हैं। ये फाइलम और जाइलम को दोनों को दिखाया गया। तो पौधों के अलग अलग अंगों में समानुतक की स्थिति को दर्शाया गया है। ये द्विबीजी पत्र में है, ये एक बीजी पत्र में है। ये तना है आपका, संवहन ऊतक है, ये जड़ में होते हैं। एक बीजी पत्र व द्विबीजी पौधों में संवहन ऊतक की स्थिति को दर्शाया गया, कहां पर ये बने हुए होते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पौधों के कुछ पदार्थ जैसे लैक्टोज हो गया, गोंद हो गया, रेंजिन हो गया, टेनिन हो गया या एल्केलॉइड हो गया, तो सामान्य तौर पर अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, परंतु अधिकांश पौधों में ये पदार्थ उनकी प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। इन पदार्थों को हम अपने लिए भी उपयोग में लाते हैं। उदाहरण के लिए रबड़ के पौधों से लेटेक्स मिलता है, हमें रबड़ मिलती है। और तटीय क्षेत्र में उगने वाले विशेष प्रकार के पौधों के समूह जिसे मैंग्रोव कहते हैं, उनकी पत्तियों के आधार पर नमक ग्रंथियां होती हैं। जड़ द्वारा अवशोषित नमक इन ग्रंथियों द्वारा पत्ती की सतह से निकल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक कोशिकीय अमीबा है, ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है और किस तरह से इसको पचाता है, ये आपको चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ये खाद्य कणों को जो है अपने अंदर ये अंतर्निहित करता है, अंतर्ग्रहण करता है, और ये खाद और पानी यहाँ पे टूटना चालू होता है और जटिल पदार्थ टूट करके थोड़े छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाता है, जिसे वो अवशोषित कर लेता है और बचे हुए पदार्थ का बहिष्करण कर देता है, अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। यही इसके बीच में समझाया गया। चलिए देखते हैं क्या उत्तर में लिखना है आप लोगों को। अमीबा में पाचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए, ये उसका उत्तर है। एक कोशिकीय जीवा अमीबा में पाचन विधि पाई जाती है। इस विधि में जंतुओं द्वारा ठोस पदार्थ को रूप में जैसे सूक्ष्म जीव है जैसे एल्गी, बैक्टीरिया आदि को ग्रहण किया जाता है। इस प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिष्करण किया जाता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूट पाद के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, किसके द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूट पाद के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसमें भोजन को फेफड़े के लिए कोई अन्य विशेष अंग नहीं पाया जाता, अतः भोजन परिग्रहण के द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है। भोजन का कोशिका के अंदर की पाचन होता है और इस पाचित भोजन का कोशिका द्वारा अंदर परिग्रहण आश्रय द्वारा वितरित किया जाता है।
अतः अंत में बचे हुए अपचे पदार्थ को कोशिकीय वमन क्रिया के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो यही आपका पाचन तंत्र काम करता है अमीबा के लिए। इसी एक कोशिकीय पाचन तंत्र को आपकी पुस्तक में दिखाया गया। पुस्तक में आपको दिखा रखा है इन्होंने। केंद्रक है, खाद्य कण है, यहाँ पे खाद्य पदार्थ कोई ग्रहण करता है, खाद्य पदार्थ को फिर अंदर दे देता है, फिर इसको जो है छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ लेता है, जिन्हें अवशोषित करके उसको फिर बाहर निकाल देता है। तो यही अमीबा में पोषण है, इसी को बताया गया। अमीबा में पोषण की क्रिया को दर्शाया गया है। और एक कोशिकीय जीवों में शरीर पर्यावरण के सीधे संपर्क में होता है, अतः भोजन, गैसीय आदान प्रदान व अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन शरीर की पूरी सतह पर या उसके किसी विशिष्ट भाग से होता है। इनकी जैविक प्रक्रियाएं कोशिकांगों के द्वारा ही संपन्न होती हैं। अब चलते हैं जरा बच्चों प्रश्नोत्तरों पे। अब बहुविकल्पी पे चलते हैं जरा। बहुविकल्पी में क्या दिया हुए उनके ऊपर। तो ये नंबर 1 है, सही विकल्प क्यों नहीं है? अमाशय की आंतरिक झिल्ली HCl अम्ल से सुरक्षित रहती है, जिसका कारण है ये है श्लेष्मा। पहला इसका ब पार्ट है। ऐसे ही श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है, फेफड़ों की कोशिकाओं व रक्त कोशिकाओं में होता है। तो ये आपका बी पार्ट है। इसमें मनुष्य में के शरीर में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो वो फुफ्फुस शिरा है जिसके द्वारा होता है। वृक्क की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया है मैंने। एक प्रश्न और बचता है इसका। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होती है, केवल स है जो नहीं होती है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में बदलना, यानी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शिरा धमनी से किस प्रकार अलग है? इसका हमें आंसर यानी इन दोनों के बीच में अंतर लिखना है। तो चलो अंतर देखते हैं। ये शिरा और धमनी, धमनियां यहाँ पे है और शिराएं ये है। तो सबसे पहले धमनी रुधिर की ओर हृदय से ऊतकों तक ले जाने वाली है, और यहाँ इसका उल्टा होता है, शिरा रुधिर ऊतकों से हृदय तक ले जाती है। और धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखना, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है शिराओं में। और केवल फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, ये ध्यान रखना है। फुसफुस धमनी में, यहाँ पर केवल फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। ये वो है इनके अपवाद है। नंबर 3 है, इसमें रुधिर झटके के साथ बहता है, रुधिर का दबाव अधिक होता है, इसमें भित्तियां मोटी होती हैं और लचीली होती हैं। इसमें रुधिर का दबाव कम होता है तथा रुधिर धीरे धीरे बहता है, इनकी भित्तियां पतली तथा कम लचीली होती हैं। चलिए नंबर 5 है, जीव की मृत्यु के पश्चात ये खाली हो जाती हैं, यानी धमनियां खाली हो जाती हैं और ये शरीर में गहराई पर स्थित होती हैं। और मनुष्य की जीव मृत्यु के पश्चात इनमें रक्त रहता है, अभी भी रहता है। ये शरीर के ऊपरी सतह के पास स्थित होती हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगे। ये अंतर तो कम से कम करने ही पड़ेंगे। अब दूसरे अंतर की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3 है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या उपस्थिति में होने वाली श्वसन क्रियाओं में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो पहले ये दिखा, पहला ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन और ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो यह क्रिया, पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जैसा कि नाम दिया हुआ है। नंबर 2, इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। नंबर 3, यह क्रिया अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है। इसमें देखिए, यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, पहला नाम के अनुसार ही है। इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस क्रिया में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल या लैक्टिक एसिड होता है। अब आते हैं नंबर 4, इस क्रिया में ग्लूकोज के साथ 1 ग्राम मोल में 38 एटीपी बनता है, और इसके 1 ग्राम मोल ग्लूकोज में 2 एटीपी यानी बहुत कम ऊर्जा प्राप्त होती है, के अणु प्राप्त होते हैं। नंबर 5वां देखते हैं, यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। यह कोशिका के केवल जीव द्रव्य में ही पूर्ण होती है। अब नंबर 6 है, अधिकांश जीवों में यह क्रिया होती है और यह क्रिया बहुत कम जीवों में होती है। ये अगला प्रश्न है आपका। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के ऊर्जा स्रोतों में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है। तो यहाँ देखो, उत्पादक जो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, ऊर्जा स्रोत हैं, और उपभोक्ता प्राणियों के लिए ऊर्जा स्रोत हैं। देखते हैं क्या है। उत्पादक पौधे खनिज पदार्थों व पानी का अवशोषण मिट्टी से करते हैं, और कार्बनिक पदार्थ को पौधे स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। उत्पादकता पौधे द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है, और पौधों का ऊर्जा स्रोत प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है।
इसमें क्या होता है जरा देख लिए। उपभोक्ता प्राणियों को अपनी सजीव दशा बनाए रखने के लिए बाहर से भोजन या कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करना आवश्यक होता है, क्योंकि शरीर की भौतिक वृद्धि एवं मरम्मत के लिए शरीर की प्रत्येक कोशिका में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन की आवश्यकता होती है और ये निरंतर बनी रहती है, तथा ऐसे पदार्थ जो जल अपघटन के पश्चात ऊर्जा देते हैं तथा शरीर की वृद्धि, विकास एवं ऊतकों के लिए मरम्मत में सहायक होते हैं, उन्हें भोजन कहते हैं। अतः उपभोक्ताओं यानी प्राणियों के लिए ऊर्जा स्रोत भोजन है। तो ये आपको याद करना है और इसको ही लिखना है। अब लेते हैं भोजन के आधार पर पौधों व जंतुओं का आपस में क्या संबंध है, ये संबंध आपको बताना है, ये उत्तर लिखना है आपको। सभी जीवों की तरह हरे पौधों को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। हरे पौधे भी तो भोजन बनाएंगे, कहां से बनाते हैं भोजन? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्रकाश लेते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के बनाते हैं। अतः पौधे खनिज पदार्थ नीचे से लेते हैं, पानी का अवशोषण मिट्टी से करते हैं और कार्बनिक पदार्थों का पौधों स्वयं बनाते हैं। जो भी कार्बनिक पदार्थ है खुद बनाते हैं। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यकता होती है, यानी कि वो खुद अवशोषित करते हैं और पानी लेते हैं और क्लोरोफिल वगैरह होता है और सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, इसकी आवश्यकता होती है और अपना ये भोजन बनाते हैं। सभी जीव श्वसन क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन जीव जो भी श्वसन होते हैं, जीवित प्राणी है, सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करते हैं हरे पौधे और ये अपना भोजन बनाते हैं। इन दोनों में संबंध स्थापित हो गया। तो बनाने की इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन पौधों से या पौधों पर निर्भर अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैव भोजन श्रृंखला की बहुत मौलिक कड़ी है। इस प्रकार भोजन को लेकर के पौधे व जंतु आपस में संबंधित है। तो ये बहुत बड़ा संबंध है इनका, जो हमारे साथ जुड़ा रहता है। अब ये छठा प्रश्न है आपका, मनुष्य में मूत्र का निर्माण तथा इसका निष्कासन क्यों आवश्यक है, ये देखना। इसका उत्तर भी है, बहुत जरूरी है। सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ, ध्यान रखना, जो उपाचय होते हैं यानी कि क्रिया के परिणाम स्वरूप बनते हैं, जिसे हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। ये शरीर में रहेंगे तो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनते हैं। प्रोटीन के विघटन से नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसे मूत्र कहते हैं। अतः सभी जीवों की शारीरिक क्रियाओं में संतुलन बनाए रखने के लिए इन हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालना आवश्यक होता है, जिसे हम मूत्र कहते हैं या मूत्र का बनना कहता है। इनका शरीर से निष्कासन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो यही कारण है जिससे कि बनना और निष्कासन होना दोनों ही आवश्यक है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, पौधों के जाइलम एवं फोलन के द्वारा परिवहन करने वाले पदार्थों में अंतर बताइए। चलिए जाइलम और फोलन का भी अंतर देख लेते हैं क्या है। पदार्थों में जाइलम द्वारा परिवहन होने वाले पदार्थों में जल एवं खनिज लवण। जाइलम की वाहिकाएं एवं वाहिका निकाएं आपस में जुड़ करके जल एवं खनिज लवण संवहन करती हैं। जड़ों में मूलरोम मृदा के संपर्क में होते हैं, जो कि केशिका जल खनिज लवण को आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। चलिए जरा इधर देखते हैं फोलम में क्या होता है। पौधों में भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन फोलम के द्वारा होता है। फोलम की चलने नलिकाओं से प्रकाश संश्लेषण उत्पाद का परिवहन जड़ों, फलों, वृद्धि वाले अंगों की ओर होता है। फोलम द्वारा परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। अब ये 8वां प्रश्न है आपका, अमाशय में HCl अम्ल का कार्य क्या होता है। तो उत्तर देना है आपको, क्या है इसका। अमाशय आहार नाल की सबसे चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। इसकी दीवारों में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां होती है, ध्यान रखना अच्छी तरह से, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके द्वारा स्रावित जठर रस में प्रोटीन, पाचक एंजाइम, पेप्सिन एवं रेनिन के साथ साथ जठर म्यूसिन भी पाया जाता है। इनमें HCl अम्ल के उत्पाद के द्वारा भोजन में हानिकारक जीवों का विनाश होता है, यानी जितने भी हानिकारक जीव होते हैं ये इस अम्ल के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं और हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं रह पाते हैं। अब ये प्रश्न नंबर 10 है, जो कि काफी लंबा दिखाई दे रहा है। वातस्वर्जन पर आधारित प्रयोग समय समय में खेती के संदर्भ में किए जाते हैं, ये तो सबको पता है। एक पौधे पर निम्नलिखित तरीके से प्रयोग किया गया है और प्रयोग में अरहर के पौधे की 4 पत्तियों पर वैसलीन लगाया
या सारणी देखकर बताए कि किस पत्ती में किस तरह के अधिकतम वाष्पोत्सर्जन हुआ है। वाष्पोत्सर्जन की घटना को बताना है। ये पत्ती क्रमांक है नंबर 1, 2, 3, 4 लेयर का है। ये किसी भी सतह में वैसलीन नहीं लगा है तब 40% हुआ है, दोनों सतहों पे लगा है तो 2% हुआ है, ऊपरी सतह पे लगा है तो 36% हुआ है, निचली सतह पे लगा है तो 4% हुआ है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो हम अगले पेज पे इसके उत्तर देते हैं। तो ये है नंबर, इसका उत्तर नंबर 1, प्रयोग अरहर की पत्तियों पर किया गया। अरहर द्विबीजपत्री पादप है, अतः द्विबीजपत्री पादप के पत्तियों में रंध्र केवल निचली सतह में ही स्थित होते हैं। ध्यान रखना, इसमें केवल निचली सतह में ही रहते हैं, इसलिए पत्ती में निचली सतह पर रंध्र ज्यादा होंगे। नंबर 2, पौधे से ज्यादा मात्रा में पानी निकल जाने पर, अर्थात पौधे में पानी की मात्रा अत्यधिक कम होने पर स्टोमेटा के बंद होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण प्रभावित होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर घट जाती है। चूंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाने पर पौधों को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है। नंबर 3 है, पानी अपचायक हाइड्रोजन छोड़ता है। ध्यान रखना, यह अपचायक हाइड्रोजन छोड़ता है, इसलिए इसकी कम मात्रा में ही आवश्यकता होती है। पौधों में पानी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होने पर परागण क्रिया प्रभावित होती है, जिससे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त नहीं हो पाता, अर्थात ये भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता और पौधे कमजोर हो जाते हैं। ये प्रश्न नंबर 11 है, हृदय से रक्त का बहाव एक साथ 2 परिपथों में किस प्रकार होता है, समझाइए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और यही आपका आंसर है। हालांकि मैं पीछे बता चुका हूं, फिर भी ये चित्र आपको पूरा दिखाया गया है। यहाँ पे पूरे शरीर का ब्लड है, यहाँ से चलता है कहाँ, दायां आलिंद में आता है, दायां से दायां निलय में आता है, फिर होते हुए कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है, फेफड़े से फिर होते हुए बायां आलिंद में आता है, फिर बायां निलय में जाता है, फिर पूरे शरीर में पहुंच जाता है इस तरह से। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। हृदय में रक्त का बहाव एक साथ 2 परिपथों में गुजरता है। चित्र में परिपथों को दर्शाया गया है, चित्र आपको जरूर बनाना पड़ेगा। एक परिपथ में हृदय से शरीर में सभी कोशिकाओं तक और वहां से वापस हृदय तक रक्त का बहाव होता है। इसमें बाएं निलय के संकुचन से महाधमनी में से होकर ऑक्सीजन युक्त रक्त का बहाव कई अन्य धमनियों के से शरीर के सभी ऊतकों तक पहुंचता है। इसके आगे कोशिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक रक्त पहुंचता है। कोशिकाओं से ऑक्सीजन रहित रक्त अन्य कोशिकाएं एवं सिराओं के द्वारा हृदय के दाहिने आलिंद तक बहता है। दूसरे परिपथ में हृदय के दाएं निलय के संकुचन से फुफ्फुस धमनी में से फेफड़ों तक रक्त का बहाव होता है। रक्त की नलियों में बहते हुए रक्त का फेफड़ों में ऑक्सीकृत होता है और फुफ्फुस सिरा से ऑक्सीकृत रक्त हृदय के बाएं आलिंद तक बहता है। इस प्रकार से दोहरा परिसंचरण चलता रहता है। ये एक और प्रश्न दिया हुआ है, स्वपोषी और विषमपोषी को उदाहरण सहित समझाना है। देखिए क्या है, पहले स्वपोषी देखते हैं। स्वपोषी का मतलब जो स्वयं भोजन अपना बनाते हैं। ऐसे जीवाणु जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि के लिए किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं होते हैं, वरन सरल कार्बनिक यौगिकों, जल व क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। इन्हें स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे उच्च रसायन संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं तथा कुछ कोशिकीय जीव भी होते हैं, जैसे यूग्लिना। ये सभी ध्यान रखना, इन सब में के द्वारा जो है मतलब पौधे जैसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ऐसे स्वपोषी होते हैं। विषमपोषी में जो इन पर निर्भर होते हैं वो विषमपोषी होते हैं। देखते हैं विषमपोषी में क्या है। विषमपोषी ये दिया हुआ है, या परपोषी कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए ये जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, परपोषी हो जाते हैं अथवा विषमपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी जीव जंतु अथवा कवक और कुछ जीवाणु तथा कुछ एक कोषीय जीव भी उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये पहला प्रश्न है इसका। देखो, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिख करके प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है, तो ये आपका उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अहम भूमिका निभाती है, तथा जल होता है। इसके अणु पर्णिम तथा सूर्य के प्रकाश से उपस्थिति में क्या करते हैं, क्रिया करके ग्लूकोज यानी शर्करा का निर्माण करते हैं, और ये इसकी समीकरण दी हुई है।
6CO2 है, 12H2O लेता है। ये पर्णहरिम है, सूर्य के प्रकाश से क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ये ग्लूकोज बनाता है और 6 ऑक्सीजन बनाता है जो हमारे काम की होती है। अब ये प्रश्न आपका और दिया हुआ है, ये भी आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा था। वैसे तो ये प्रैक्टिकल है आप लोगों के यहाँ दिया हुआ, फिर भी देखते हैं क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का बनना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई। ऑक्सीजन गैस का निकलना निम्न बिंदुओं के अंतर्गत बताना है आपको। पहला तो सिद्धांत बताना है, फिर नामांकित चित्र बनाना है और फिर सावधानियां देनी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उत्तर है इसका, सिद्धांत लेते हैं पहले। हाइड्रिला का पौधा हमने ले लिया, जो दूसरे जलीय पौधों को जल में भर करके बीकर में रख लेते हैं। वही हाइड्रिला वाला प्रैक्टिकल है बच्चों। ये बीकर में रख करके एक शीशे की कीप में ढक करके रख देते हैं। तब कीप में कुछ सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इसलिए जाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलती रहे। सोडियम बाइकार्बोनेट के कण डाल देते हैं जिससे कीप में पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। कीप के ऊपर जल में भरी एक परखनली उल्टा करके लटका देते हैं। जरा देखते हैं ये कैसा चित्र दिया हुआ है। ये आपका चित्र सामने दिखाई दे रहा है। ये एक परखनली है जो उल्टी लटकी हुई है, नीचे एक कीप दिखाई दे रही है जिसको उल्टा करके इसमें हाइड्रोजन रखा हुआ है। तो ये पानी पूरा भरा हुआ है, पानी इसमें भी दिख रहा है, पानी ये ऊपर तक भर जाता है। जब इसको उलट के रखते हैं तो थोड़ा सा ये खाली हो जाता है। नीचे जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया इसमें होती है हाइड्रिला के पौधे द्वारा, और ये ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ऑक्सीजन गैस ऊपर जाकर के बुलबुले के रूप में एकत्र होनी शुरू हो जाती है। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए देखिए, इस उपकरण को धूप में रख देते हैं। कुछ समय बाद पौधों से हवा के बुलबुले उठ करके पानी में एकत्र होते दिखाई देते हैं तथा प्रखनली का जल नीचे गिरने लगता है। और जब प्रखनली में गैस में पूरी तरह से भर जाए, अर्थात सब जल नीचे गिर जाए, तब प्रखनली को हटा करके इसमें से जलती हुई तीली ले जाते हैं। यदि वो तेज जलने लगे तो समझ जाओ कि उसमें ऑक्सीजन गैस थी। अब सावधानियां क्या है, देखिए। नंबर 1, प्रयोग करते समय प्रखनली को सावधानी पूर्वक पनल में उल्टा रखना चाहिए। एकदम से नहीं रख पाएंगे हम, बड़े आसानी से रखना पड़ता है इसको संभाल करके। नंबर 2, प्रयोग करने के लिए स्वच्छ ड्राइंग हाइड्रा पौधे का चयन करना चाहिए, यानी कि कहीं से एकदम कीचड़ भरा हुआ ही नहीं डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ा साफ करके इसको ले आएंगे। और प्रयोग के लिए उचित प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से हो सके। अब ये एक प्रश्न और है, लास्ट में चलते चलते हैं। रियो के पत्ती के स्टोमेटा का चित्र बना करके स्टोमेटा में कोई 2 कार्य लिखना है। इसके कार्य भी लिखने हैं। तो रियो की पत्ती का स्टोमेटा का एक चित्र बना हुआ है जो आपको पहले भी आ चुका है, कई बार ये 2 बार दिखा चुका हूं मैं। ये चित्र आप लोग बना लेंगे। रियो की पत्ती के निचले सतह में स्टोमेटा सहित कोशिकाओं की व्यवस्था है। तो रंध्रों के 2 कार्य लिख दे रहे हैं इसमें। नंबर 1 क्या है, यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नियंत्रण करते हैं। नंबर 2 है गैसीय आदान प्रदान एवं विनिमय में भाग लेते हैं। 2 कार्य बहुत हैं इसके, इतना ही आप लोग करेंगे। और इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। मेरे ख्याल थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी सभी प्रश्न उत्तर आप लोग लिखेंगे। थैंक यू। और इसके नीचे ये आपको शेयर का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे इसको, जिससे मेरे को पता चलता रहे कि हाँ आप लोगों को कैसा लग रहा है, और फिर मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर इसको यहीं समाप्त करता हूँ।